अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहां-कहां अम्ल और क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। आपने कुछ सूचकों, इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है, जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल, एसिड और क्षार, एल्कली की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। आप यह भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक, बेस के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। 2.1 कहां-कहां बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक? आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन-कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित हैं। इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज और कार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि भी होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार हैं। क्षार और क्षारक, सभी क्षारक, बेसिस जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार, एल्कली कहते हैं। 2.2 कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान? आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जा सकता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके? इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन इत्यादि। आइए इन्हें समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्या आप जानते हैं, लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। क्रियाकलाप 1, कांच की 3 स्लाइड लीजिए। पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से दिए गए चित्र के अनुसार 3 अलग-अलग स्थानों पर एक-एक बूंद फिनोल्फ्थेलिन की डालें। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की एक-एक बूंद 3 अलग-अलग स्थानों पर डालें। ध्यान रहे कि बूंदें आपस में न मिलें। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो, तब जो सूचक उपलब्ध हों उनकी सहायता से क्रियाकलाप करें। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। दूसरे ड्रॉपर से दूसरी बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की डालें तथा रंग परिवर्तन को सारणी 2 में नोट करें। विलयन बनाते समय हमेशा आसूत जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करती है, जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को
पहचानने के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मेथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा? सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं? ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का एक क्रियाकलाप करेंगे। रसायन शास्त्र में जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें से कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय और कुछ उदासीन। रासायनिक यौगिकों की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए एक बहुत ही प्रचलित तरीका है जिसे आप सभी जानते हैं। बिल्कुल सही, लिटमस पेपर की सहायता से। देखिए, मेरे पास ये है लाल लिटमस पेपर और ये है नीला लिटमस पेपर। जब हम किसी रासायनिक यौगिक को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं और यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। बिल्कुल उसी प्रकार यदि नीले लिटमस पेपर पर कोई रासायनिक यौगिक डाला जाए और यदि उसका रंग लाल हो जाए तो उस रासायनिक यौगिक की प्रकृति होती है अम्लीय। क्योंकि लिटमस पेपर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि गुड़हल या गुलाब का फूल, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। बिल्कुल इसी प्रकार कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ये अपने रंग में परिवर्तन कर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। चलिए हम इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो है, ये देखिए 3 कांच की स्लाइड्स, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियों का रस लिया हुआ है। और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करने के लिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मेथिल ऑरेंज को कांच की स्लाइड में 3 बूंदें इसकी ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार हमें इसे लेना होगा। ये मेथिल ऑरेंज है और इसकी 3 बूंदें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे ले लेते हैं। ये देखिए, ये हो गई मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें। ये हमने पहली स्लाइड में ली हुई है। इसके बाद हम ले लेते हैं फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन की 3 बूंदें बिल्कुल उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ले लें। ये देखिए, और अब तीसरी स्लाइड पर हम लेंगे गुलाब के पंखुड़ी के रस की बूंदें। इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 बूंदें हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइड में, पहली स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें ली हैं, दूसरी में फिनोल्फ्थलीन की और तीसरे में लाल गुलाब की। अब हम पहली स्लाइड में इसकी पहली बूंद पर, बिल्कुल उसी प्रकार दूसरी स्लाइड की पहली बूंद पर और तीसरी स्लाइड की पहली बूंदों पर HCl जो है वो हम डालते हैं। HCl की भी एक बूंद हम इसमें डालेंगे और देखते हैं फिर कि इसमें हमें किस प्रकार का रंग परिवर्तन दिखाई देगा। ये देखिए, फिर फिनोल्फ्थलीन के उसमें हम ये HCl की बूंद डाल रहे हैं और उसके बाद लाल गुलाब की पहली बूंद पर। चलिए आगे हम कर लेते हैं पहले, फिर हम चर्चा करेंगे इनमें हुए रंगों में परिवर्तन की। अब मैं ले रही हूँ NaOH
और इसे हम इनकी दूसरी बूंदों पर, कांच की स्लाइड की जो दूसरी बूंदें हैं उनमें हम डालते हैं दूसरी बूंद पर। ये देखिए मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद पर ये मैंने NaOH की बूंद डाल दी। और अब फिनोल्फ्थलीन की दूसरी बूंद पर, और ये लाल गुलाब की दूसरी बूंद पर। तो चलो बच्चों, अब हम सूचकों में हुए रंगों में परिवर्तन को देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन और लाल गुलाब की जो पहली बूंद है जो हमने लिए उसमें हमने HCl डाला था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लें। तो मेथिल ऑरेंज में जब हमने यहाँ इसकी पहली बूंद में HCl डाला तो यह ऑरेंज रंग से बदलकर यह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार फिनोल्फ्थलीन की पहली बूंद पर हमने HCl डाला तो फिनोल्फ्थलीन देखिए पहले भी रंगहीन था और अभी भी हमें रंगहीन दिखाई दे रहा है, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लाल गुलाब में, लाल गुलाब की पहली बूंद पर जब हमने HCl डाला है तो यह गहरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार अब हम दूसरी बूंद पर चर्चा कर लें। तो मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद जिस पर हमने NaOH डाला था यह हमें पीला रंग का दिखाई दे रहा है, और फिनोल्फ्थलीन की दूसरी बूंद हमें गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसे हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन की 2 बूंद और डाल दें तो आपको ये गुलाबी रंग स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप। अब लाल गुलाब की ये जो दूसरी बूंद है इसको देखिए, यह हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो लाल से हरा हो गया। तो हम यह देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सूचक होते हैं अम्लीय और क्षारीय प्रकृति में अलग अलग सूचक जो हैं वो अलग अलग रंग दिखाते हैं। क्रियाकलाप 2। प्याज को काटकर सफेद कागज पर रगड़ें। इस कागज के 3 टुकड़े करें। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े की गंध से करें। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ? प्याज के अलावा भी कुछ और घ्राण सूचक हैं, जैसे वेनिला और लौंग का तेल इत्यादि। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वेनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। बच्चों, हमने अभी देखा कि प्राकृतिक सूचक और रासायनिक सूचक अपने रंगों में परिवर्तन कर पदार्थ की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। इसी प्रकार कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जिनकी गंध में परिवर्तन होता है और वो अपने गंध में परिवर्तन कर पदार्थ की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं, जैसे वेनिला और लौंग का तेल और प्याज। चलिए हम प्याज को लेकर यह देखते हैं कि वो पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति में किस प्रकार गंध में परिवर्तन द्वारा हमें उसकी सूचना देते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने कुछ प्याज के टुकड़े लिए हुए हैं और मेरे पास ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम एक सफेद कागज के टुकड़े पर प्याज के टुकड़ों को अच्छे से रगड़ लेते हैं। इसे अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। इसे प्याज सफेद जो कागज का टुकड़ा है उसमें पूरी तरीके से रगड़ लिया। देखिए, अब इस टुकड़े से प्याज की गंध आ रही है। ठीक है, अब इस टुकड़े को हम 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है? इन 3 भागों में इस एक भाग पर हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह इसमें भी हम
फैला लेते हैं। अब ये प्रक्रिया हम कागज का दूसरा टुकड़ा ले रहे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें। इसे भी अच्छी तरह से फैला लीजिए। चलिए अब हम इनकी गंध लेकर देखते हैं कि क्या इनके गंध में कोई परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूं ये टुकड़ा जिसमें हमने अम्ल या क्षार नहीं डाला है, और साथ में ये टुकड़ा जिसमें हमने अम्ल डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने इसमें डाला हुआ है। इसकी गंध लेते हैं। ये तो प्याज की गंध आ रही है, इसमें भी मुझे प्याज की गंध आ रही है, यानी इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए अब हम ये प्रक्रिया करते हैं इस टुकड़े के साथ जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था। इसे भी सूंघ कर देख लेते हैं। इसमें तो प्याज की गंध नहीं आ रही है, यानी कि हमने देखा कि जो प्याज है वो पदार्थ की अम्लीय प्रकृति की स्थिति में अपने गंध में कोई परिवर्तन नहीं करता, जबकि क्षारीय प्रकृति की स्थिति में उसकी गंध गायब हो जाती है। खुद बनाएं अपना सूचक। काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफेद कागज पर रगड़िए और उस पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। 2.3 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझें। 2.3.1 अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। ट्वाइस HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Zn सॉलिड जिंक इज इक्वल टू ZnCl2 एक्वस जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस हाइड्रोजन। कुछ ऐसी धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिनका अध्ययन आपने पहले किया है। आइए क्षार की धातु से अभिक्रिया को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3। एक परखनली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लें। परखनली में दिए गए चित्र के अनुसार 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालें। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे? इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ट्वाइस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn सॉलिड जिंक को गर्म करने पर Na2ZnO2 एक्वस सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस हाइड्रोजन। कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बच्चों, हम क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया पर एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी वह है एक परखनली, होल्डर और धातु के रूप में हम ले रहे हैं दानेदार जिंक और क्षार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले परखनली को हम होल्डर में इस प्रकार फंसा लेते हैं। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए और अब हम ये जो दानेदार जिंक है इसे हम परखनली में डालते हैं और उसके बाद
क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया हो रही है और आपको यहाँ सतह पर ये देखिए बुलबुले नजर आ रहे हैं। अभिक्रिया के पश्चात यहाँ हमें गैस के बुलबुले नजर आ रहे हैं। अब ये कौन सी गैस है, इसके परीक्षण के लिए हम परख नली के मुंह के सामने माचिस की जलती हुई तीली लेकर आएंगे। देखिए जरा, आप ध्यान दें। ये देखिए, ये जो लौ है आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो निकलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण माचिस की तीली की जो लौ है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। तो इस अभिक्रिया में जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई तो हमें मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। इस अभिक्रिया का समीकरण आप यहां देख सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जब क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। 2.3.2 अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। क्रियाकलाप 4। एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें। अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिए गए चित्र के अनुसार थिसिल फनल द्वारा डालें। क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया? निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे? यही क्रियाकलाप अब आप सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर दोहराएं। धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धन अम्ल बराबर लवण धन कार्बन डाइऑक्साइड धन जल। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण निम्नानुसार हैं। Na2CO3 solid plus twice HCl aqueous is equal to twice NaCl aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas. NaHCO3 solid sodium hydrogen carbonate plus HCl aqueous is equal to NaCl aqueous plus H2O liquid plus CO2 gas. सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको भी गुब्बारों से खेलना पसंद है ना? मुझे भी। और जब आपके घर में बर्थडे पार्टी होती होंगी तब आपको ढेर सारे गुब्बारे फुलाने पड़ते होंगे। तो चलिए मैं आज आपको गुब्बारे फुलाने का मज़ेदार तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने इस परख नली में एक द्रव लिया हुआ है और इस गुब्बारे को मैं अब इसके ऊपर करती हूँ। देखिए क्या होता है। अरे ये गुब्बारा तो अपने आप फूल रहा है। क्या ये जादू है? नहीं बच्चों, ये जादू नहीं है। वास्तव में यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मैंने इस परख नली में HCl अम्ल लिया हुआ था और इस गुब्बारे में मैंने सोडियम कार्बोनेट छुपा कर रखा था। जब इन दोनों के बीच क्रिया हुई तो एक गैस बनी और इस गैस की वजह से गुब्बारा फूल गया। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये निकलने वाली गैस कौन सी थी। बच्चों, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। और इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ उपकरण तथा कुछ रासायनिक अभिकर्मकों की आवश्यकता होगी। बच्चों, इसके लिए मैंने कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। इसमें मैंने 2 छेदों वाला कार्क फिट किया है, जिसमें से एक छेद से मैंने थिसिल की फिट की है और दूसरे छेद से मैंने ये निकास नली लगाई है। अब इस निकास नली को मैं चूने के पानी में डुबा देती हूँ।
इस तरह से। बच्चों, ये चूने का पानी बनाने के लिए आप जो बाजार से चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, इसे पानी में घोल देंगे, जिससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ठोस पदार्थ नीचे तली में बैठ जाएगा, तब हम ऊपर के स्वच्छ रंगहीन विलयन को बड़ी सावधानी से एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और यही स्वच्छ रंगहीन विलयन हमारा चूने का पानी है। इसके अलावा बच्चों, हम इसमें लेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए तो अब अभिक्रिया करके देखते हैं। इसके लिए मैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस थिसिल कीप के द्वारा कोनिकल फ्लास्क में लिए सोडियम कार्बोनेट में डालती हूँ। बड़ी सावधानी से डालेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ गैस भी निकल रही है। देखते हैं कि इस चूने के पानी में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ये चूने का पानी काफी दुधिया हो गया है, जो ये सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो कैसे, मैं समझाती हूँ। बच्चों, जब अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। जैसे कि यहाँ पर HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई तो NaCl लवण तथा जल बना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रंगहीन स्वच्छ चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी दुधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि जल में अविलेय होता है और इसलिए चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेटों यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने दी हुई हैं। 2.3.3 क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कार्बन, सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती हैं। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड धन क्षारक बराबर लवण धन जल। सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती हैं। SO2 गैस प्लस ट्वाइस NaOH एक्वस इज इक्वल टू Na2SO3 एक्वस सोडियम सल्फाइड प्लस H2O लिक्विड। 2.3.4 अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्ल धन क्षार बराबर लवण धन जल। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। क्रियाकलाप 5। एक परखनली में 20 बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद फिनोल्फ्थेलिन डालिए। परखनली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। विलयन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस इज इक्वल टू NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अम्ल में क्षार की 1 बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है।
इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब बताइए इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाली हूँ। आपको इस चार्ट पेपर पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं जादू। मैं इस चार्ट पेपर को यहाँ पर लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर मैं एक जादुई पानी का लेप लगाने वाली हूँ। ये है मेरा जादुई पानी। चलिए इसका लेप लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, इस पे तो कुछ डिजाइनें उभर कर आ रही हैं। अरे वाह, देखो बच्चों, पहले चार्ट पेपर पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसमें जादुई पानी लगाया, इसमें कुछ आकृतियां दिखाई देने लग गई। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जादू नहीं बल्कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस सारी अभिक्रिया को हम और अच्छी तरह समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना होगा, साथ ही तनु क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा, साथ ही लेंगे फिनोप्थलीन इंडिकेटर। बच्चों, ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर एक रासायनिक सूचक है जो कि अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, लेकिन जैसे ही माध्यम क्षारीय होता है यह गुलाबी रंग देता है। मैं इसके लिए सबसे पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में फिनोप्थलीन इंडिकेटर की 2 बूंदें डालती हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं यह विलयन अभी भी रंगहीन है। बच्चों, एक बात बताऊं, कभी भी हमें रंग देखने के लिए पीछे सरफेस सफ़ेद रखनी चाहिए। तो मैं पहले इस पेपर को हटाकर यहाँ पर एक सफ़ेद सरफेस बना लेती हूँ। ठीक, चलिए अब हम इसमें और NaOH विलयन डालते हैं और देखते हैं। देखिए, हम इसमें NaOH डालते जा रहे हैं और यहाँ पर क्रिया होती जा रही है। यहाँ पर अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो रही है। देखिए, विलयन गुलाबी हो गया। बच्चों, तो आपने देखा कि जब मैंने अम्ल के विलयन में फिनोप्थलीन की कुछ बूंदें डाली तब विलयन रंगहीन था, और जैसे ही मैंने उसमें NaOH विलयन मिलाना शुरू किया वहाँ पर क्रिया होने लगी, यानी कि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हुई तथा लवण और जल बना। जैसे जैसे सारे अम्ल के अणुओं ने क्षार के अणुओं से क्रिया करके लवण और जल बना दिया तो विलयन उदासीन हो गया। अब इस उदासीन विलयन के पश्चात जैसे ही मैंने अंतिम बूंदें NaOH की डाली, गुलाबी रंग आ गया। इसका मतलब कि विलयन पूरी तरह से उदासीन होने के पश्चात जैसे ही हम क्षार की एक बूंद डालते हैं, विलयन क्षारीय हो जाता है और इसलिए विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। 2.3.5 क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं? आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 6। 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें। दिए गए चित्र के अनुसार
एक रबर कॉर्क पर 2 आलपिन लगाकर बीकर में रख दीजिए। चित्रानुसार आलपिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी, टॉर्च के एक बल्ब तथा स्विच को तांबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। क्या बल्ब जला? इसी प्रक्रिया को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराइए। क्या बल्ब अब भी जला? बच्चों, हमने कक्षा 9वीं में आयनिक यौगिकों के साथ एक क्रियाकलाप किया था, जिसमें हमने आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे विद्युत बल्ब जलने लगा था, यानी कि उसमें विद्युत चालन संभव है। क्या लगता है आपको, अम्ल और क्षार में भी विद्युत चालन संभव है? चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अम्ल लेते हैं। ये मेरे पास है तनु HCl, ठीक है, और ये है रबर की कॉर्क, जिसमें हमने ये देखिए कील को इस प्रकार लगाया हुआ है और ये तार इसमें संयोजित है। तार में ये LED बल्ब भी लगाई हुई है। अब हमें इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो यहाँ पर ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिससे हम 12 वोल्ट की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। तो चलिए धारा प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए ये हो गया स्विच ऑन। देखिए तो LED बल्ब जला क्या? नहीं जला। अब हम एक काम करते हैं, ये लेते हैं इसे रबर के कोर को इस प्रकार इसमें डालिए कि जो कील का कुछ हिस्सा जो है वो तनु HCl में डलना चाहिए, डूबना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं, देखिए LED लाइट जो है वो जलने लगी। देख रहे हैं बच्चों? तो हमने देखा, इसे हम इस प्रकार यहाँ रख देते हैं। ये देखिए LED लाइट जल रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अम्ल में भी विद्युत चालन संभव है, क्योंकि अम्ल में आयनीकरण होता है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब हम ले लेते हैं क्षार। तो अब हम इसके क्षार के साथ करेंगे इसी क्रियाकलाप को। तो हमने क्षार के रूप में ले लिया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर से वही प्रक्रिया करनी है, तो विद्युत धारा का प्रवाह करना होगा। तो ये कर लिया स्विच ऑन। देखिए अभी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो अब ये वापस से जाएगा अंदर, किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और बिल्कुल उसी प्रकार कि वो जो कील है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी डूबनी चाहिए। देखिए बच्चों, लाइट जल गई। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों में आयनीकरण होता है और इसलिए दोनों में विद्युत का चालन संभव है। कक्षा 9वीं में हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं। इसी प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। 2.4 आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। स्वीडन के वैज्ञानिक आरेनियस ने सन 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन H+ चार्ज तथा एक ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन OH- चार्ज और एक धनावेशित आयन में वियोजित होता है। ये आयन उपरोक्त क्रियाकलाप 6 में विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी हैं। H2SO4 is equal to twice H+ charge plus SO4 2- charge. CaOH whole twice is equal to Ca+ charge plus twice OH- charge. आयनीकरण, आयोनाइजेशन मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। स्वांते ऑगस्ट आरेनियस 1859 से 1927 वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया।
उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ आयन तथा OH- आयन के बनने के आधार पर समझाया। उन्हें सन 1903 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। 2.4.1 क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? क्रियाकलाप 7 एक 100 ml के बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित करें। क्या बल्ब जला? क्रियाकलाप 6 में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि HCl अणु के आयनन के पश्चात H+ आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं बनते। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो LED लाइट जलती हुई दिखाई दी, और इसी प्रकार जब हमने क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तब भी LED लाइट जलती हुई दिखाई दी। इसका तात्पर्य यह था कि अम्ल ने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त किया, और इसी प्रकार क्षार ने अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त किया, और ये आयन ही इन अम्ल तथा क्षार के विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी थे। तो क्या वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है वे अम्ल होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि इसके एक अणु में 12 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो क्या यह भी अम्ल है? क्या यह भी अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा? आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। 2 चम्मच ग्लूकोज, इस तरह डालकर इसका विलयन भी तैयार कर लेते हैं। जिसमें हमने ग्लूकोज का विलयन मिला हुआ है उसमें यही प्रक्रिया करें। ये देखिए, दोनों सिरों पर हमने अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट किया, परंतु हमें LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हमने ग्लूकोज के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की तो LED लाइट जलती हुई दिखाई नहीं दी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज ने अपने हाइड्रोजन को आयनों के रूप में मुक्त नहीं किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होता है ये आवश्यक नहीं कि वो अम्ल हों। अम्ल वही होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। 2.4.2 क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? क्रियाकलाप 8 एक शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लीजिए। इसमें 1-2 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल परखनली की दीवार की सहायता से डालिए। क्या परखनली से कोई गैस बाहर निकलती है? अब परखनली के मुंह के समीप शुष्क नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? अब परखनली के मुंह के समीप गीला नीला लिटमस पेपर ले जाइए। क्या अब नीले लिटमस पेपर का रंग बदला? शिक्षकों के लिए निर्देश: यदि हवा में नमी हो तब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के परीक्षण से पहले उसे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड से भरी नली में प्रवाहित कर शुष्क कर लें। उपरोक्त अवलोकन से यह पता चलता है कि HCl केवल पानी की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि पानी के संपर्क में ही यह अपने हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन के रूप में अलग करता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये क्षार कहलाते हैं, जैसे NH4OH, NaOH आदि। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल या दुर्बल है यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रबल अम्ल तथा क्षार के अणु पूर्णतः आयनित होते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल तथा क्षार के अणु आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अर्थात दुर्बल अम्ल या क्षार के विलयन में उनके कुछ ही अणु आयनित होते हैं, ज्यादातर अणु अनआयनित रहते हैं। हेलो बच्चों, अब तक आप कई प्रकार के अम्लों से परिचित हो चुके हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदि। जानते हैं ये अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो क्या यदि जलीय विलयन न हो तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करेंगे, यानी कि अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे? आइए आज हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ विलयनों की आवश्यकता होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें चाहिए होगा नीला लिटमस पेपर। आइए ये क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए मैंने जो सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया है, इसमें मैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे परख नली के सहारे डालती हूँ। जब मैं इस सोडियम क्लोराइड में H2SO4 डालूंगी तो यहाँ पर HCl गैस निकलेगी, और ये HCl गैस नीले लिटमस, चूंकि अम्लीय होती है इसलिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी। अरे, ये नीला लिटमस पेपर तो लाल रंग में परिवर्तित ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि HCl गैस चूंकि शुष्क है और इसलिए ये अपने हाइड्रोजन आयन रिमूव नहीं कर रही है, और इसलिए ये नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित नहीं हो रहा है। चलिए इसी क्रियाकलाप को हम पुनः दोहराते हैं। मैं सोडियम क्लोराइड के विलयन में H2SO4 डालती हूँ, और इसके सामने अब गीला लिटमस पेपर रखती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये नीला लिटमस पेपर जो नीले रंग का था लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। तो बच्चों, देखा आपने, जब हमने निकास नली के सामने सूखा लिटमस पेपर रखा तो कोई रंग परिवर्तित नहीं हुआ, और लेकिन जब हमने इससे गीला लिटमस पेपर निकास नली के सामने रखा तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अम्ल अब जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के संपर्क में आने पर ही अपने हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। इन्हें हम क्षार कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अब ये प्रयोग आप अपनी प्रयोगशाला में भी जरूर दोहराइएगा। 2.5 अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल? हम विलयन में H+ आयन अथवा OH- आयनों के आधार पर उसकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? क्या है pH मान? अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं। यहाँ P का तात्पर्य पोटेंस, शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा कितनी है यह pH द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता से 14 अधिक क्षारीयता तक pH मान ज्ञात किए जा सकते हैं। pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाती है। किसी विलयन के pH को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक
अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। क्रियाकलाप 9। नीला, लाल लिटमस पत्र तथा सार्वत्रिक सूचक की सहायता से सारणी 3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कर होने वाले रंग परिवर्तन के आधार पर विलयन की प्रकृति तथा पीएच मान नोट कीजिए। आप जानते हैं कि पीएच हाइड्रोजन आयन की मात्रा की माप है। क्रियाकलाप 9 में हमने देखा कि क्षारीय पदार्थों के भी पीएच मान प्राप्त हुए हैं। किसी क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या तात्पर्य है, आइए इसे समझें। शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है, जिसके फलस्वरूप H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। H2O = H+ आयन प्लस OH- आयन। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन उपस्थित रहते हैं। इसलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH- आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H+ आयन उपस्थित रहते हैं। H+ तथा OH- आयनों की संख्या में व्युत्क्रम संबंध होता है। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है, तब उस विलयन में OH- आयनों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत विलयन में OH- आयनों की संख्या अधिक होने पर H+ आयनों की संख्या कम होती है। पीएच H+ और OH- आयन के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है। इसे सारणी 4 में दर्शाया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन से समान मात्रा में H+ आयन तथा OH- आयन बनते हैं। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। इस प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। बच्चों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न पदार्थों के जलीय विलयन तथा कुछ फलों के रस, दूध, जल आदि इकट्ठा करके लाई हूँ। अब हम जांच करेंगे कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो आपको पता है ये जांच कैसे होगी? बिल्कुल सही, लिटमस पेपर के द्वारा। हम नीले और लाल दोनों लिटमस पेपर का उपयोग करके ये जानेंगे कि इन सभी पदार्थों में कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। और चलिए अब हम लिटमस पेपर की सहायता से जांच करते हैं कि इनमें कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय। तो सबसे पहले हम जल की जांच करते हैं। जल में मैं सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। ये देखिए, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि जल की प्रकृति ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अब हम दूसरे विलयन यानी कि नमक के घोल की जांच करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालती हूँ। बच्चों, नीले लिटमस पेपर के रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं इसमें लाल लिटमस पेपर डालती हूँ। आप देख रहे हैं, लाल लिटमस पेपर के रंग में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि नमक का घोल भी उदासीन है। चलिए अब हम दूध में नीला लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर बहुत हल्का परिवर्तित हो गया है।
जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दूध बहुत ही कम अम्लीय है। अब हम टमाटर के रस की जांच करते हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसमें नीला लिटमस पेपर डालते ही लाल रंग में परिवर्तन हो गया, जबकि लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि टमाटर का विलयन अम्लीय है। इसके पश्चात हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि नीला लिटमस पेपर भी लाल हो गया है और देखिए लाल लिटमस पेपर के कलर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय है। इसके पश्चात हमारा अगला विलयन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, इसमें हम फिर से नीला लिटमस पेपर डालते हैं। देखिए नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसमें लाल लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पेपर डालने पर ये नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय है। अब हम खाने के सोडे के विलयन की जांच करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। आप देख रहे हैं नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। और अब लाल लिटमस पेपर डालते हैं। लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो गया। इसका मतलब खाने का सोडे का विलयन भी क्षारीय है। अब इसके पश्चात हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। पुनः हम कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में नीला लिटमस पेपर डालने पर यह लाल रंग में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है। अब हम इसके विलयन में लाल लिटमस पेपर डालकर देखते हैं। लाल लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय है, जिसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया। इसके बाद बच्चों हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। ये साबुन का घोल जिसमें हम सबसे पहले नीला लिटमस पेपर डालते हैं। नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, जो ये दर्शाता है कि साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का है। अब हम अंतिम विलयन नींबू की रस की जांच करते हैं। देखिए नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर डालते ही ये लाल हो गया, जबकि लाल लिटमस के पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब नींबू का विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो बच्चों, इस तरह हमने अपने सारे विलयनों की अम्लता तथा क्षारकता की जांच कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू का रस, टमाटर का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सभी तो अम्लीय है। तो इस बात की जांच कैसे हो कि इनमें कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन कम अम्लीय है?
बिल्कुल सही बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि अम्ल का अम्लीय गुण उसमें हाइड्रोजन आयनों की वजह से होता है, यानी कि जो अम्ल ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, और ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो ज्यादा क्षारी होगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो अम्ल कम आंशिक वियोजित होकर बहुत थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे वो तनु अम्ल होंगे, जैसे कि एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसी तरह से जो क्षार बहुत थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो तनु क्षार होंगे, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अम्ल की अम्लता उसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस तरह बच्चों, यदि हमें अम्ल की प्रबलता अथवा क्षार की प्रबलता की जांच करनी है तो हमें ये देखना होगा कि विलयन में, उसके अम्लीय विलयन में कितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन है अथवा क्षारीय विलयन में कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है। और इसकी जांच करने के लिए एक अलग पैमाना उपयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जहां पर पी से तात्पर्य पोटेंस यानी कि शक्ति से है। अर्थात पीएच स्केल यह बताता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। इसकी जांच करके हम विभिन्न अम्लों की प्रबलता की तुलना कर सकते हैं। पर बच्चों, इसके लिए आप लिटमस पेपर नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक अन्य सूचक की आवश्यकता होती है जिसे हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। बच्चों, ये सार्वत्रिक सूचक विभिन्न प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है जो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अपने रंग में परिवर्तन करता है, और इस रंग में परिवर्तन की जांच करके हम विभिन्न अम्लों की अम्लता की तुलना कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए हम इस कलर बार का उपयोग करते हैं, जिसमें आपको लाल रंग से लेकर हल्के हरे से लेकर गहरे नीले रंग तक के रंग दिखाई दे रहे हैं। यह सार्वत्रिक सूचक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के आधार पर अपने रंग में भिन्न भिन्न परिवर्तन करता है, जिसका पता हम इस पीएच के कलर बार से कर सकते हैं। बच्चों, ये पीएच कलर बार में ऊपर का रंग लाल रंग अम्लीयता को दर्शाता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं अम्लीय गुण कम होता जाता है, अर्थात ये कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। जब हम पीएच 7 पर पहुंचते हैं तब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के बराबरी को इंगित करता है, अर्थात यह उदासीन अवस्था को दर्शाता है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये 8, 9, 10 से लेकर 14 तक का रंग क्षारीयता को दर्शाता है, अर्थात यह हाइड्रोक्साइड आयनों की बढ़ती हुई मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब यदि किसी विलयन का पीएच मान या पीएच कलर लाल रंग है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह अम्लीय है, और यदि किसका पीएच पेपर का कलर 6 है तो इसका मतलब वो कम अम्लीय है। यदि पीएच का मान 7 आता है वो ये दर्शाता है कि विलयन उदासीन है, और यदि पीएच का मान 10, 12 या 14 आता है जो कि क्षार या प्रबल क्षार को दर्शाता है। तो आइए अब हम इन अलग अलग विलयनों की अम्लता तथा क्षारीयता की तुलना पीएच स्केल के द्वारा करते हैं। पहले हम जल की तुलना करते हैं। देखिए, आप पीएच पेपर तथा कलर बार के को मैच करने से पता चलता है कि जल का पीएच 7 है, जो कि जल के उदासीन होने को इंगित करता है। अब हम
नमक के घोल के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, नमक के घोल का पीएच का रंग भी पीएच 7 के कलर से मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि नमक का घोल भी का पीएच 7 है, अर्थात यह भी उदासीन विलयन है। अब हम दूध के पीएच की जांच करते हैं। देखिए बच्चों, दूध का पीएच भी लगभग कलर बार की सहायता से लगभग 7 दिखाई दे रहा है। अब हम टमाटर के रस के पीएच की जांच करते हैं। देखिए, टमाटर के रस में पीएच पेपर का कलर लगभग 5 से मैच कर रहा है। इसका मतलब कि टमाटर के रस का पीएच मान 5 है, जो कि इसके अम्लता को दर्शाता है। अब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक में पीएच पेपर डुबाने पर कलर लाल हो गया है, जो पीएच बार में पीएच वैल्यू 1 को दर्शाता है। इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन काफी अम्लीय है। अब हम तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों देखिए, इसमें पीएच पेपर का रंग गहरा नीला हो गया है, जो कि कलर बार में पीएच मान 14 को दर्शाता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रबल क्षारीय है। इसके पश्चात हम खाने के सोडे की जांच करते हैं। बच्चों, खाने के सोडे के विलयन में पीएच पेपर डालने पर ये रंग हरा हुआ, जो कि लगभग 9 पीएच को दर्शाता है, अर्थात खाने का सोडा भी क्षारीय है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कम क्षारीय है। अब हम कॉपर सल्फेट के विलयन की जांच करते हैं। बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन में पीएच पेपर डालने पर रंग परिवर्तन लगभग 6 दर्शा रहा है, जो कि इसके हल्के अम्लीय होने की पुष्टि करता है। अब हम साबुन के घोल की जांच करते हैं। बच्चों, साबुन के घोल में पीएच पेपर डालने पर यह हरे रंग का हो गया है, जिसका पीएच मान लगभग 12 दिखा रहा है। इसका मतलब कि साबुन का घोल भी क्षारीय है, लेकिन खाने के सोडा से ज्यादा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम क्षारीय है। अब हम नींबू के रस के पीएच की जांच करते हैं। बच्चों, नींबू के रस में पीएच पेपर डालने पर कलर बार से मैच करने पर हमें दिख रहा है कि इसका पीएच लगभग 3 के बराबर है, जो कि इसके अम्लीय होने की पुष्टि करता है, लेकिन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अम्लीय है। इस तरह बच्चों, हमने देखा कि हमने जो विभिन्न प्रकार के अम्ल तथा क्षार लिए हैं, उनकी पीएच जांच करने के पश्चात हमने ये पाया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन सबसे ज्यादा अम्लीय है तथा टमाटर का रस सबसे कम अम्लीय है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन सबसे ज्यादा क्षारीय था, जबकि खाने के सोडे का विलयन
सबसे कम क्षारीय था। साथ ही जल का विलयन तथा नमक का घोल उदासीन थे। इस तरह आप भी अपने आसपास पाए जाने वाले विलयनों की पीएच जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा अम्लीय है अथवा कौन ज्यादा क्षारीय। 2.6 दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है और इस पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझें। पहला, पाचन की प्रक्रिया और पीएच। हमारा आमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। यह आमाशय को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में आमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। अधिक अम्ल को प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। दूसरा, रक्त का पीएच और जैविक क्रियाएं। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। तीसरा, लार का पीएच। हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है, तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारकीय दंतमंजन से साफ करना चाहिए। चौथा, पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधों जैसे बिच्छू पौधे में बारीक व चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है, तब ये उनके शरीर में चुभकर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता है। मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। पांचवा, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है। मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। इसी प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो यह नीले रंग तथा जब मिट्टी हल्की क्षारीय हो तब यह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। 2.7 लवण, सॉल्ट्स। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं। साथ ही लवण, सॉल्ट्स का निर्माण होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। HNO3 एक्वस नाइट्रिक अम्ल प्लस KOH एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू KNO3 एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O लिक्विड जल।
H2SO4 aqueous सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस CuOH whole twice aqueous copper hydroxide is equal to CuSO4 aqueous copper sulfate plus twice H2O liquid gel. CH3COOH aqueous acetic अम्ल plus NaOH aqueous sodium hydroxide is equal to CH3COONA aqueous sodium acetate plus H2O liquid gel. CH3COOH aqueous acetic अम्ल plus NH4OH aqueous ammonium hydroxide is equal to CH3COONH4 aqueous ammonium acetate plus H2O liquid gel. उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल कहते हैं। उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में K प्लस चार्ज क्षारीय मूलक तथा NO3 माइनस चार्ज अम्लीय मूलक है। 2.7.1 क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? क्रियाकलाप 9 में हमने नमक, अमोनियम एसीटेट, खाने का सोडा तथा कॉपर सल्फेट आदि लवणों का पीएच मान ज्ञात किया। इनमें से किस किस विलयन का पीएच मान 7 है? अम्ल और क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण बनते हैं। तो सोचिए लवणों के पीएच मान अलग अलग क्यों आए हैं? इसे समझने के लिए हमें प्रत्येक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की प्रकृति को जानना होगा। साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक Na प्लस चार्ज प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से तथा अम्लीय मूलक Cl माइनस चार्ज प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से आते हैं। इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। आइए अन्य लवणों की प्रकृति को सारणी 5 द्वारा समझें। हमने देखा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बने लवण की प्रकृति भी उदासीन होती है। 2.8 अम्ल वर्षा एसिड रेन। सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के पीएच मान में कमी हो जाती है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैसें भी इसका एक कारण हैं। ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। CO2 plus H2O is equal to H2CO3. Twice SO2 plus O2 is equal to twice SO3. SO3 plus H2O is equal to H2SO4. Thrice NO2 plus H2O is equal to twice HNO3 plus NO. यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह फॉसिल फ्यूल्स के जलने से 2 अलग-अलग तरीकों से बरसात का पानी एसिडिक हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली बिजली घरों में कोयले और तेल के जलने से बनता है, जबकि नाइट्रिक एसिड हमारे मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट पाइप से उत्पन्न होता है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि बारिश नेचुरली थोड़ी एसिडिक होती है। जमीन पर गिरते समय बारिश वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, एक वीक एसिड जो प्राकृतिक बारिश के पानी का पीएच 6 बना देता है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं
तब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बारिश के पानी में मिलते हैं और एसिड रेन बनती है, जिसका पीएच 3 तक पहुंच जाता है। जब पीएच 6 से 3 में बदलता है तो आपको क्या लगता है कि एसिडिटी कितनी बढ़ जाती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी या 1000 गुनी? ये याद रखिए कि पीएच में होने वाले हर एक चेंज पर एसिडिटी में 10 गुना चेंज होता है। तो 6 से 3 में बदलने पर वो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 गुना अधिक एसिडिक होगी। चलिए पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए थोड़े सल्फर की आवश्यकता होती है। वे इसे सल्फेट से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम सल्फेट, जो नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। सल्फेट्स पौधों की जड़ों द्वारा लिए जाते हैं और पत्तियों के प्रोटीन्स में स्थित कार्बन एटम्स इनके सल्फर एटम्स से बॉन्ड्स बनाते हैं। जब पौधे मर जाते हैं और लाखों सालों के अंतराल में कोयले और तेल के रूप में बदलते हैं, तो ये सल्फर एटम्स कार्बन एटम्स से बॉन्डेड ही रहते हैं। कोयले और तेल में सल्फर की मात्रा आमतौर पर 1 और 4% के बीच होती है। आपको क्या लगता है कि इन सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर क्या बनता होगा? जब कोयला जलता है तो सल्फर और कार्बन एटम्स हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अब सोचिए कि नाइट्रिक एसिड बारिश में कैसे आता होगा। हमारे मोटर व्हीकल के सिलेंडर्स में हाई टेम्परेचर की कंडीशंस में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रिएक्ट कर सकते हैं। ये याद रखें कि फ्यूल जलाने के लिए काम में ली गई हवा में लगभग 80% नाइट्रोजन होती है। इसलिए व्हीकल से निकलने वाली गैसेस में कम लेकिन प्रभावी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। जब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हवा में होती हैं, तो वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ देखा था, और बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर ये नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। यदि बारिश चूने के पत्थर वाली मिट्टी पर गिरती है, जो कि अल्कलाइन होती है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हालांकि यदि बारिश न्यूट्रल या एसिडिक सॉइल या वनस्पति पर गिरती है, तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये एसिडिटी जीवित जीवों के लिए हानिकारक क्यों है? जीवित चीजें एसिडिक कंडीशंस में अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसे डेमोन्स्ट्रेट करना आसान है। ब्रेड की एक स्लाइस विनेगर में और दूसरी शुद्ध पानी में डुबोइए। थोड़ी देर के लिए उन्हें खुला छोड़ दीजिए और फिर उन्हें कवर करके 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि विनेगर में डूबी हुई ब्रेड पर फंगस नहीं जमी है, जबकि दूसरी ब्रेड पर जमी है। वास्तव में हम पिकलिंग नामक एक प्रोसेस में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए विनेगर का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, एसिडिक कंडीशंस में काम नहीं कर पाते। दूसरी मेन प्रॉब्लम सॉइल यानी मिट्टी में है, जहां नेचुरली मिलने वाले टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल हैं और इसलिए न्यूट्रल सॉइल के लिए हानिकारक नहीं है। ये एसिडिक सॉइल में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये जीवित चीजों में पहुंचकर जिंक और आयरन जैसे जरूरी मेटल्स का स्थान ले लेते हैं। इसके अलावा एसिड रेन में मौजूद हाइड्रोजन आयंस जरूरी मेटल आयंस को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो आमतौर पर क्ले सॉइल में रहते हैं। इसके कारण ये जरूरी मेटल्स पौधों की जड़ों से दूर बहकर नीचे की ओर चले जाते हैं। तो आपने देखा कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सामान्य बारिश थोड़ी एसिडिक होती है, लेकिन एसिड रेन में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है, जिससे बारिश 1000 गुना ज्यादा एसिडिक और कई जीवित चीजों के लिए खतरनाक हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर युक्त फॉसिल फ्यूल्स के जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन्स के सिलेंडर्स में उच्च तापमान की कंडीशंस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड उत्पन्न होता है। हमने सीखा, पहला, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। चौथा, हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वेनिला आदि। पांचवा,
अम्ल और क्षारक धातुओं से अभिक्रिया कर संगत लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। छठवां, अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। सातवां, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। आठवां, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नौवां, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अम्ल में H+ आयन तथा एक ऋणावेशित आयन तथा क्षार में OH- आयन और एक धनावेशित आयन बनते हैं। 10वां, pH मान द्वारा किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन की मात्रा को 0 से 14 तक के स्केल में व्यक्त किया जाता है। 11वां, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। 12वां, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। 13वां, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। मुख्य बिंदु कीवर्ड्स: प्रतिअम्ल, क्षार, क्षारक, सूचक, घ्राण, गंधीय सूचक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल वर्षा, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक।